18 अगस्त के एडिटोरियल्स, थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आएगी उसके लिए सॉरी। चार एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे, दो हिंदू के और दो एक्सप्रेस के। हिंदू का एडिटोरियल कौन सा है? पहला कि टैक्सिंग फ्रिवलेस इंडस्ट्रीज विल नॉट फंड इंडियाज साइंस। तो एक पॉपुलर आर्गुमेंट दिया जाता है कि साइंस को प्रमोट करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इंडिया के पास पैसे नहीं है। हालांकि फालतू खर्चों करने के लिए है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो फालतू की चीज होती है ना, आईपीएल वगैरह चल रहा होता है, ये एंटरटेनमेंट वगैरह की जो बाकी चीजें हैं, इन पे टैक्स लगा दो। सिनेमा वगैरह पे, टूरिज्म पे, क्योंकि इनसे कोई नेशनल प्रोग्रेस नहीं हो रही है, इन पे टैक्स लगा दो। उससे जो पैसा आएगा वो तुम साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्च करो। तो एडिटोरियल ये कहता है कि ये बहुत ही गलत आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि साइंटिफिक प्रोग्रेस जरूरी है, बट ये अपने आप में अकेली चीज नहीं है जो दुनिया में चाहिए। भाई आईपीएल, सिनेमा, टूरिज्म, इनसे भी तो कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट होती है, लोगों को रोजगार मिलती है, लोगों का घर चलता है। तो आप इनके ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे हो? इसमें कहा गया है कि ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। जीरो सम गेम क्या होता है कि एंड रिजल्ट जीरो ही आएगा, ये देखा जाएगा कौन जीतेगा। अगर मैं जीता तो आप हारोगे, आप हारे तो मैं जीतूंगा। ठीक है, ऑपोजिट थिंग। तो इसमें दिया है कि ये जीरो सम गेम नहीं है, कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको अगर प्रमोट करना है साइंटिफिक रिसर्च को, तो आपको किसी ना किसी चीज को दबाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बोथ थिंग्स कैन प्रोग्रेस। ये इस आर्टिकल में दिया हुआ है, सिंपल सी चीज यही है इसमें। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि अगर आपको साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना है तो आप फोकस करो ना कि साइंटिफिक रिसर्च प्रमोट क्यों नहीं हो पा रही है, उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं। असली इशू पैसे की कमी नहीं है, असली इशू ये है कि आप उस पैसे को ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हो। राइट? तो वो यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इस चीज को और प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो एक। मान लो अफ्रीका की कोई बहुत ही गरीब कंट्री है। उस कंट्री के अंदर स्कूल के अंदर बच्चों के लिए बेंचेस के लिए पैसे तक नहीं है। उस कंट्री में कई स्कूलों में बेंचेस नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसे ही नहीं है, गरीब कंट्री है। भाई ठीक है, अब ये तो क्या कर सकते हैं, इसमें पैसे लाने पड़ेंगे। क्या ये चीज इंडिया के लिए ट्रू है? नहीं। इंडिया के लिए ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में स्कूलों में बेंचेस के लिए, पानी के लिए, हर चीज के लिए पैसे आते हैं। मैंने कहा अफ्रीका का देश गरीब देश है, वहां पे पैसे ही नहीं दे रही सरकार, सरकार के पास पैसे नहीं है। इंडिया में पैसे तो आते हैं लेकिन नीचे तक पहुंचते नहीं है। तो दोनों बातों में फर्क हुआ, है कि नहीं? तो उसी तरह से ये आर्टिकल ये कह रहा है कि ऐसे नहीं, देश में पैसे नहीं है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, पैसे बहुत है, लेकिन उसको ठीक से यूज नहीं किया जाता है, उसके यूज में कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, ये इस आर्टिकल में दिया गया है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रॉब्लम साइंटिफिक रिसर्च में ये नहीं है कि पैसे कम है, बल्कि ये है कि उन पैसों को या जो भी रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज को ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इनएफिशिएंसी है। और सरकार एफिशिएंसी कहाँ पे ला रही है? अगर आपने दो तीन पिछले दिन के एडिटोरियल देखे होंगे तो सरकार एफिशिएंसी ला रही है गरीब के खाने में, कि गरीब एक रोटी फालतू ना खा ले, वहां पे एफिशिएंसी ला रही है सरकार। ठीक है ना? तो इंडियाज ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जीडीपी का सिर्फ 0.65% है, जो कि बाकी देशों में काफी ज्यादा होता है। मेरे ख्याल से चाइना वगैरह में 2 या 3% है। ठीक है, अब एक तो ये बात हो गई कि हम खर्चा ही बहुत कम कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितना खर्चा हो रहा है वो ही बहुत इनएफिशिएंट तरीके से हो रहा है, हम अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। तो एक डेटा पॉइंट आप दे सकते हो, एक ये कह सकते हो कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का यूज का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। भाई एफिशिएंसी जब बढ़ाने की बात आती है तो जनरली कहा जाता है ना, एफिशिएंसी बढ़ानी है, प्राइवेटाइज कर दो, है ना? तो आप एग्जांपल दे दो कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक रिसर्च में बहुत कम है, सिर्फ 36% कॉन्ट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर का, जबकि यूएस चाइना में 70% से ज्यादा होता है जनरली। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की मेन थीम की, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। पहली बात ये कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। डिलेज किस बात के? कि पीछे से पैसे तो आ गए, लेकिन उन पैसों को किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको सैंक्शन करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, बहुत डिलेज होते हैं। हर चीज की जस्टिफिकेशन चाहिए होती है कि अगर मैं साइन कर रहा हूँ किसी फाइल पे, किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे सैंक्शन कर रहा हूँ, तो मेरे को पूरा मतलब अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए कल को। हर चीज मेरे को रिटर्न में चाहिए। एंड वो चीज इतनी ज्यादा लोग एकदम लकीर के फकीर बन जाते हैं कि वो कभी पैसे मिल ही नहीं पाते हैं। तो बंदे, जो साइंटिफिक लोग होते हैं, वो फिर अपना प्रोजेक्ट को डिले कर देते हैं, बंद कर देते हैं, या कहीं बाहर से फंडिंग वगैरह ले लेते हैं, बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए। साइलोड अप्रोच, वीक इंडस्ट्री एकेडमिया एकेडमिया लिंकेज। अभी क्या है कि ये इंडस्ट्री है और ये आपके एकेडमिक्स है, कॉलेजेस वगैरह है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मतलब ये अपने हिसाब से रिसर्च कर रहे हैं जिनका मन कर रहा है, और इंडस्ट्री ढूंढ रही है कि हमें कोई बढ़िया चीजें मिले, कोई बड़ा बढ़िया इनोवेशन मिले जिसको हम कमर्शलाइज कर पाए।
तो दोनों अलग-अलग साइलोज़ में काम कर रहे हैं। जबकि हम पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई इसीलिए करते हैं ना कि कल को जाके हम किसी इंडस्ट्री में काम कर पाएँ। तो रिसर्च क्यों होनी चाहिए? रिसर्च इसलिए होनी चाहिए कल को उसकी बड़ी एप्लीकेशन निकले। हो सकता है अभी ना निकले, भई एक होती है साइंटिफिक रिसर्च जिसकी एप्लीकेशन आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एक होता है टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसकी एप्लीकेशंस काफ़ी जल्दी बन जाती हैं, कमर्शियलाइज़ जल्दी हो जाती हैं। इन एनी केस अल्टीमेटली हम जो भी रिसर्च करते हैं, कहीं न कहीं उसका फ्यूचर में कहीं एप्लीकेशन होना चाहिए। बट कई जगहों पे ये लिंकेज है ही नहीं। ठीक है ना? अकेडमी अपने हिसाब से काम कर रहा है, इंडस्ट्री अपने हिसाब से काम कर रही है। एकेडमिया बहुत रेयरली इंडस्ट्री के हिसाब से काम करता है। इंडस्ट्री ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करती है एकेडमिया के साथ। उसके रीज़न क्या है? उसका एक रीज़न ये है कि पहली बात तो मतलब क्या कहना चाहिए उस चीज़ को कि हर बंदा बड़ा लालची सा होता है। ठीक है ना? तो अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आप ये कहते हो रिसर्च मतलब कई लोग ऐसे सोचते हैं हम रिसर्च बाद में करेंगे, पहले बताओ मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। अगर मुझे इस चीज़ को पेटेंट मिल गया तो इस पेटेंट के लिए क्योंकि मैंने सरकारी कॉलेज के रिसोर्सेज यूज करे, तो ऐसा तो नहीं कि सरकारी कॉलेज अपने नाम से पेटेंट ले लेगा। उसके बाद अगर उस पेटेंट को बेचा जाएगा तो उसका पैसा कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना मुझे मिलेगा, कितना कॉलेज को मिलेगा। ठीक है ना? तो थोड़ा ये काफी इशू सा रहता है। ठीक है ना? तो इस चक्कर में कई बार आप पेटेंट फाइल तो कर देते हो, लेकिन एक वायबल कमर्शियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। इंस्ट्रूमेंट डुप्लीकेशन, कई इंस्टीट्यूट्स जो आसपास भी होंगे, सेम स्टेट में होंगे, वो भी सेम इक्विपमेंट खरीदते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। वो इक्विपमेंट लैब में पड़ा रहता है पन्नी के अंदर। ठीक है ना? हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कभी उसको यूज किया जाता है, तो इसको यूज नहीं किया जाता। एंड ये सब चीजें हैं, इसलिए हम अपने जो सबसे कीमती रिसोर्स हैं, बात रिसोर्स की हो रही है, सबसे कीमती रिसोर्स जो है ह्यूमन रिसोर्स, उसको हम लूज कर देते हैं, वो लोग बाहर पढ़ने चले जाते हैं। एक एग्जांपल दे सकते हो यूएसए का बे डोल एक्ट 1980। मैं एग्जांपल दिया मैंने आपको पेटेंट वाला भी, कि पेटेंट लोग क्यों नहीं फाइल मतलब पेटेंट फाइल करते हैं लेकिन आपको अच्छे प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल पाते हैं, है ना? तो यूएस में भी दिक्कत हुई थी ये वाली। तो यूएसए ने क्या किया था, ये एक्ट बनाया था। इसके हिसाब से अब काफी चीजें मतलब वहाँ पे स्मूथ हो गई हैं कि अगर कोई सरकारी कॉलेज में कोई स्टूडेंट्स या फैकल्टीज मिलकर कोई पेटेंट वगैरह फाइल करते हैं तो उससे जो बेनिफिट्स निकलेंगे, पहले क्या होता था 1980 से पहले कि वो सारे बेनिफिट सरकार को चले जाते थे। वो जो पेटेंट था ना, सरकारी कॉलेज के रिसर्च का जो पेटेंट निकला, वो पेटेंट का ओनर सरकार होती थी वहाँ की। तो इस एक्ट के थ्रू कहा गया कि सरकार पेटेंट ओनर नहीं होगी। ठीक है ना? किस तरह से जब पेटेंट को कमर्शलाइज किया जाएगा, किसको कितने पैसे वैसे मिलेंगे, तो काफी हद तक चीजें मतलब एक सिस्टम बना दिया गया है काफी हद तक, ताकि आपको बार बार चिंता ना करनी पड़े कि मेहनत करूंगा, मेहनत का मुझे फल मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मेरी मेहनत का फल तो नहीं खा जाएगा। तो वो टेंशन काफी हद तक वहाँ पे खत्म हो गई। इसलिए अब वो लोग बिना सोच मतलब बिना कोई टेंशन लिए रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक। तो कंक्लूजन में लिख दो कि सिर्फ पैसे काफी नहीं है, आपको कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। फिर ग्रीन इंडिया मिशन का दूसरा आर्टिकल है, तो इसमें दिया हुआ है कि पेड़ लगाने में और जंगल बनाने में बहुत फर्क होता है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया पेड़ लगा रहा है, जंगल काट रहा है ना? क्या कर रहे हैं हम? पेड़ लगा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, अच्छी बात है, लेकिन उसको हम दिखा रहे हैं एज अ कंपेंसेशन टू जंगल काटना। हम ये कह रहे हैं हम जंगल काट रहे हैं, इट्स ओके बिकॉज हम अलग अलग जगहों में पेड़ लगा रहे हैं, बट ये दोनों चीजें बहुत ही अलग है। ये इस आर्टिकल का मेन आर्ग्यूमेंट है। ठीक है? या पढ़ लेना, ये बहुत सिंपल सा चीज है, कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक पेड़ माँ के नाम, कि आप अलग अलग जो पेड़ लगा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप जंगल को कंपेंसेट नहीं कर पाओगे। एंड अरावली का एग्जांपल दिया गया है कि अरावली, आपको पता ना कि हिमालय से पुरानी माउंटेन रेंज है। अब वहां पे इतना बढ़िया इकोसिस्टम चल रहा है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्रिएट हुआ है। अब सरकार ने क्या किया, इलीगली वहां पे माइनिंग वगैरह अलाउ कर दी। सुप्रीम कोर्ट कहता रहा 10 साल से कि भैया माइनिंग क्यों शुरू कर रहे हो तुम लोग, बंद करो माइनिंग को, बंद करो माइनिंग को। सरकार नहीं मानी, तो माइनिंग कर करके वहां पे अपना पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। अब सरकार कह रही है हम ना वहाँ पे कुछ पेड़ लगाएंगे, ग्रीन वॉल क्रिएट करेंगे। मतलब आर्टिकल में कहा गया है कि इन चीजों से कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होगा इंडिविजुअल पेड़ लगाने से। तो ऐसी क्वेश्चन बन सकता है, यही कंपैरिजन आपने करना है कि एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाने में और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है? तो एफॉरेस्टेशन में क्या है कि ट्री कवर बढ़ता है, ग्रीन एरियाज बढ़ते हैं, आपके छोटे मोटे आपने घर के पास में कहीं खाली जगह पे पेड़ वेड़ लगा दिए। कार्बन सिंक आप शो कर सकते हो कि देखो पेड़ के लग रहे हैं, तो नहीं इंडिया का कार्बन सिंक बढ़ रहा है, हम एसडीजी गोल्स पेरिस एग्रीमेंट वगैरह अचीव कर रहे हैं। कमर्शियल फोकस, कई जगह पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं कि ताकि उनको जब वो बड़े हों तो उनको काट के टिम्बर निकाला जाए। अगर किसी ने फॉरेस्ट्री पढ़ी है तो पता होगा कि इस तरह से क्वार्टेड सिस्टम बनता है। ठीक है ना? जो मैनेज फॉरेस्ट होते हैं वहां पे इस तरह से 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है ना? अभी आप साले यहाँ पे उगाओगे, इसको काटोगे, फिर इसको काटोगे कुछ साल बाद, फिर इस हिस्से को काटोगे, फिर इस हिस्से को काटोगे। जब तक ये वाला हिस्सा कटेगा कई सालों के बाद,
उतने टाइम में ये पहले हिस्से में नए पेड़ लग चुके होंगे। आपने लगाए थे वो पेड़। क्यों लगाए थे आपने पेड़? क्योंकि आपको उसको काट के लकड़ी लेनी थी। ठीक है ना? तो इसलिए फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज को प्रेफर किया जाता है। मोनोकल्चर रिस्क। अब क्योंकि आपने देखा भी साइंटिफिकली कौन सी लकड़ी बेस्ट रहेगी बेचने के लिए मार्केट में, एंड वो कौन सा पेड़ है जो ऐसी लकड़ी देता है एंड वो बड़ी जल्दी उग भी जाता है कम पानी में, तो आप वाला पेड़ उगाओगे बार बार। तो अगर हर जगह आप वही वाला पेड़ उगाओगे तो मोनोकल्चर हो जाएगा हर जगह। जबकि जो नेचुरल जंगल्स होते हैं, जंगल में मोनोकल्चर नहीं होता। जंगल में एक ही इलाके में बहुत सारे अलग वेराइटीज के पेड़ होते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हो यूकलिप्टस का। तो यूकलिप्टस के जो पेड़ होते हैं वो बहुत जल्दी उगते हैं। ठीक है ना? कहीं भी एफोरेस्टेशन करनी होती है तो पहले हमारी अप्रोच क्या होती थी कि हम कहीं पे भी एफोरेस्टेशन करनी तो यूकलिप्टस के पेड़ उगाते थे। क्यों उगाते थे? उसको पानी कम चाहिए, काफी जल्दी उगता है। पानी कम चाहिए से मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि नियर बाय वाटर का सोर्स नहीं है तब भी उग जाएगा। वो क्यों उग जाएगा? उसकी रूट थोड़ी डीप होती है, तो ग्राउंड वाटर का पानी पी जाता है सारा। ठीक है ना? एक तो ये बात हो गई। दूसरा, काफी जल्दी उग जाता है। तो जितनी जल्दी पेड़ उगेगा उतनी जल्दी आपको लकड़ी मिलेगी इसको काटने के लिए। ठीक है? एंड तीसरी बात, ये इंडिया का पेड़ नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है। इट इज नॉन नेटिव टू इंडिया। ठीक है? तो उससे क्या होगा फिर? आसपास की मतलब एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो पाएगा, आसपास का एनवायरनमेंट खराब होगा। इसकी जो पत्तियां गिरती है ना, जो पत्तियां गिरती हैं उनसे तो कुछ इस तरह के एसिड्स वगैरह निकलते हैं जिनमें आसपास बाकी पेड़ पौधे फिर नहीं उग पाते हैं, दिक्कत होती है उनको। ऐसे कई इश्यूज होते हैं। तो ये हमने क्या बताया? एफॉरेस्टेशन का रिस्क है कि अगर आपका फोकस सिर्फ ये है कि हमें पेड़ उगाने हैं, अगर ये फोकस है तो फिर आप किस तरह से काम करोगे, एंड ये बहुत ही डेंजरस चीज है। रादर फोकस होना चाहिए इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। जब एक पेड़ नहीं, अगर आपके घर के पास एक पेड़ है, आप देखोगे उसी में जो है पक्षी वगैरह वो सब चीजें आ जाती हैं। मतलब थोड़े बहुत पक्षी आ जाते हैं, घोंसले बना लेते हैं अपना, छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं। अगर आप पूरा जंगल क्रिएट करोगे जिसमें अलग अलग वैरायटी के पेड़ होंगे तो वहां पे पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि नेचर बनाता है। ठीक है ना? प्रॉपर वाटर साइकिल बन जाएगी, नीचे पानी बहुत सारा सॉइल होगा, तो जब बारिश होगी तो स्पंज की तरह से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा धरती के अंदर। ठीक है ना? तो इस तरह से और वहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ भी नहीं आ जाएगी। लोग मतलब पक्षी वगैरह जानवर वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। उनकी प्रजाति आ जाएंगी जैसे कि नेचर ने बनाया कभी। ठीक है ना? तो ये होना चाहिए सारा। मोनोकल्चर की जगह वहाँ पे मल्टी स्पीशीज वेजिटेशन होनी चाहिए। तो इसी तरह से सरकार एक गुड़गांव के पास में अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है? तो मेन डिफरेंस क्या हुआ कि एफॉरेस्टेशन का प्राइमरी गोल होता है कि आपको कार्बन सिंक बढ़ाना है एंड आपको टिम्बर चाहिए, राइट? लेकिन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का पर्पस क्या होता है कि आपको इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी करनी है, आपको बढ़िया इकोसिस्टम बनाना है जैसे कि नेचर ने बनाया था। बायोडाइवर्सिटी वैल्यू में देखा जाए तो एक पेड़ लगाओगे तो उसमें बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है ना? लेकिन पूरा जंगल बढ़िया से क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो दैट इज हाई बायोडाइवर्सिटी, उसमें बहुत सारे पशु पक्षी और आसपास की चीजें भी आएंगी। तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। इकोलॉजी में कोई भी एग्जाम्पल आए, कोई भी क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल में लिख देना कि यूनाइटेड नेशंस डीकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन चल रहा है अभी। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ना कि एफॉरेस्टेशन। ठीक है ना? एफॉरेस्टेशन नहीं चल रहा, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन चल रहा है, ताकि लोगों को बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज भी मिले। इकोसिस्टम सर्विसेज मैंने पढ़ाया था किसी क्लास में मेरे ख्याल से। जैसे पालमपुर का एग्जांपल है कि ऊपर पेड़ ना कटें उसके लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं, नीचे की म्युनिसिपैलिटी लोगों को ऊपर पैसे देती है कि आप लोग ऊपर पेड़ वेड़ मत काटो, एंड कोई काटे तो मैं बताऊँ, ताकि ऊपर की अगर इकोलॉजी बढ़िया काम करेगी तो नीचे स्वच्छ जल मिलेगा लोगों को सिटी के अंदर। ठीक है ना? तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का, इकोसिस्टम सर्विसेज का। SDG 15 क्या है? लाइफ ऑन लैंड, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन वगैरह ये सब चीजें आती हैं इसके अंदर। SDG 15 अब दो आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे इंडियन एक्सप्रेस के। पहला है मेनी स्पेसेस ऑफ फ्रीडम एंड अनफ्रीडम। तो ये दिया हुआ है कि डेमोक्रेटिक स्पेसेस काफी कम हो रहे हैं, लोग खुद ही अपनी सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं, खुद ही चुप रहते हैं, बोलते ही नहीं है। ठीक है? एंड दूसरा वंदे मातरम के ऊपर है कि वंदे मातरम में कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली है क्या, इसका टेक्निकल रीजन क्या है पीछे। ठीक है? टेक्निकलिटीज पहले पढ़ेंगे इसकी। तो ये वाला पढ़ते हैं। ये सिंपली दिया हुआ है कि अभी जैसे स्टूडेंट्स काफी असर्टिव बन रहे हैं, अपनी डिमांड वगैरह रखने में अब हिचकिचाते नहीं है, तो उसके बारे में दिया हुआ है कि ये अच्छी चीज है, बच्चे ऐसा बोल रहे हैं तो, लेकिन ये काफी नहीं है। कई जगहों पे एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में डेमोक्रेसी एक्चुअली कम हो रही है। ठीक है ना? क्यों कम हो रही है? या रियली सॉरी फॉर द वॉइस। ठीक है ना? आई कांट हेल्प इट। तो एग्जीक्यूटिव में क्या है, जैसे पता एग्जांपल देखो, ये ना पॉलिटिकल एग्जांपल है
आपको पता होना चाहिए, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ये कोई लैंग्वेज है? दिमागी नक्सल। मतलब प्रधानमंत्री हैं या कोई रैली चल रही है बीजेपी की? कल को कोई और प्रधानमंत्री होता, वो रेड फोर्ट से बोले कि ये जो साले संघीय होते हैं ना, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, कंट्रीब्यूशन तो दिया नहीं देश की आजादी में, और साले बर्बाद करे जा रहे हैं, ऑर्थोडॉक्सी फैला रहे हैं सारी, संघीय हैं, ऐसे बोलेगा कोई प्रधानमंत्री, वो शोभा देता है क्या? रेड फोर्ट से तुम लोग बोलोगे सारी बातें? मतलब एक हर चीज की एक जगह होती है बोलने की। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट अ प्राइम मिनिस्टर शुड बी यूजिंग, स्पेशली थ्रू द रेड फोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने बोला कि स्टूडेंट्स जो हैं वो युवा शक्ति हैं, देर द इंजन ऑफ ग्रोथ, वो हमारे देश को ग्रो कर रहे हैं। लेकिन साथ में क्या बोल रहे हैं, वो लाभार्थी हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एग्जाम्पल देता आपको कि पीपल शुड नॉट बी सीन एज लाभार्थी, कि दे आर रिसीविंग द बेनिफिट्स, रादर उनके राइट्स हैं, ये उनके राइट्स हैं, इसलिए सरकार चुनी जाती है कि आप हमारे राइट्स पूरे कीजिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। सेकंड है जुडिशरी। तो अभी क्या था कि जैसे टिस्ट में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज में, सोशल साइंसेज में, ठीक है ना, एक छोटी छोटी बात पे थोड़े से स्लोगन बोल दिए लोगों ने, तो कहते हैं भाई दिस इज रॉन्ग, उनको जेल हो गई। तो मतलब जेल होने वाली थी, एंटिसिपेटेड बेल देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया यार? ऑफेंस तो हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी कितने सारे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि अगर आप एक नॉर्मल सी स्लोगनरिंग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो दैट इज 100% एक्सेप्टेबल, 100% एक्सेप्टेबल। लेकिन फिर भी आप बेल नहीं दे रहे उनको। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अभी जेएनयू में बुक डिस्कशन होना था, कौन सी बुक थी? बुक सिंपल सी थी, एक बंदा है, उस बंदे ने अपनी डॉक्टरल थीसिस में, जो कि जेएनयू ने खुद अलाउ करी है, उस डॉक्टरल थीसिस में बहुत पहले किस चीज पे थी डॉक्टरल थीसिस, कि ब्रिटिश रूल में आदिवासीज के बारे में है वो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखो भी देश कैसे गुलाम बना, तो आपको सोचना पड़ेगा ना, इतने सारे आदिवासी रहते थे, उनके ऊपर कैसे कब्जे किया ब्रिटिशर्स ने, कैसे छोटे छोटे हथकंडे अपनाए थे। उस प्रोसेस के ऊपर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एक के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, अपनी थीसिस थी, पीएचडी थीसिस, और एक बुक थी, ठीक है। उस बुक पे डिस्कशन होना था, अलाउ नहीं किया, पहले ऑडिटोरियम अलॉट कर दिया, बाद में उसको कैंसिल कर दिया। फिर जब बाहर लोगों ने पेड़ के नीचे खड़े होकर डिस्कशन करने की कोशिश करी, वहां पे स्लोगन चल रही थी, रोका जा रहा था उनको, तुम लोग कैसे डिस्कस कर रहे हो, राइट। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमें लग रहा है कि स्टूडेंट्स काफी असर्टिव बन रहे हैं तो फ्रीडम वापस आ गई है, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी अपने नालसार का तो सभी ने पढ़ा होगा पिछले हफ्ते क्या हुआ है। नालसार में स्टूडेंट्स ने बोला भाई ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो पूरी रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कि वो बोल रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, कोई आरटी एक्टिविस्ट बन जाता, बताओ जी, मतलब एज इफ ही सेइंग कि आरटी एक्टिविस्ट बनना बेकार चीज है। यार ये तो बढ़िया चीज है ना। सिस्टम में फ्लॉ है तो आरटीआई इसलिए लाया गया था कि आप सिस्टम की फ्लॉ को निकालो, हर बंदे को वो शक्ति दी गई कि आप सिस्टम की फ्लॉ को उजागर उजागर करो, दिखाओ कि कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ करप्शन हो रहा है। ये तो बढ़िया चीज है, वी शुड एनकरेज सच थिंग्स। और चीफ जस्टिस क्या लैंग्वेज यूज कर रहे थे कि बताओ लोग जी आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं जी, ओहो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बन जाते हैं, मतलब दैट वाज सो डेरोगेटरी यार। अभी लॉ स्टूडेंट है, वो तो नहीं डरते, लॉयर्स तो होते हैं भाई। तो लॉ स्टूडेंट्स ने कह दिया भाई ये इसको मत बुलाओ, एंड सीजीएनए का कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो वैसे भी नहीं आना था। तो बार काउंसिल ने क्या किया, दिखाना है भाई, कौन है, मनन मिश्रा जी है मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम इनको डिग्री नहीं देंगे, हैं। पूरा बैच गया, क्योंकि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया चीफ जस्टिस के खिलाफ। मतलब चीफ जस्टिस ने जो मर्जी बोलो, अपने ऑफिशियल डायस को यूज करके, सुप्रीम कोर्ट की चेयर को यूज करके उन्होंने जो मर्जी कमेंट दिए, दैट इज ओके। लेकिन बच्चों ने कह दिया ये तो गलत बंदा है, ऐसे कैसे बोल रहा है, तो वो गलत बात है, उनको डिग्री नहीं मिलनी चाहिए। मतलब क्या चल रहा है, दिस शोज एनी फ्रीडम? नॉट एट ऑल। तो पॉलिटिकल फ्रीडम सिर्फ एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट कर लेने से नहीं मिलती है आपको, आपको कॉन्टिन्यूसली, देखो अगर आप ये नहीं कहोगे ना कि सर हमने 1971 का वॉर जीता, फिर हमने वो वाला वॉर जीता, वो वाला वॉर जीता, तो जब अगली बार जब वॉर होगा तो हम जीत जाएंगे, हम सो जाते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। आपको कॉन्टिन्यूसली रक्षा करनी पड़ती है बॉर्डर्स पे, क्योंकि दुश्मन कॉन्टिन्यूसली ट्राई कर रहा है अटैक करने के लिए। उसी तरह से आपको कॉन्टिन्यूसली अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ के लोग तो कॉन्टिन्यूसली डे एंड नाइट कोशिश कर रहे हैं आपके फ्रीडम्स को छीनने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, अब आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया, तो ये आंसर आप खुद पढ़ सकते हो कि यूनिवर्सिटीज वगैरह का क्या रोल होता है, क्यों जरूरी होता है यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिबेट, डिसएग्रीमेंट, किस तरह से डिसएग्री किया जाए, ये बहुत जरूरी चीज होती है। कई कॉलेजेस में ना स्पेशली पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है
कि हाउ टू डिसएग्री, डिसएग्री करना क्यों ज़रूरी है। कई लोगों ने सुना होगा 6 थिंकिंग हैट्स, 6 थिंकिंग हैट्स एक ट्रिक है छोटी-सी, जो कई एमबीए कॉलेज में सिखाई जाती है एंड कई कंपनीज़ को अपनाती हैं, कि अगर मान लो कोई मीटिंग चल रही है एंड आपको आपकी कंपनी को कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन लेना है, तो ये नहीं कि मालिक ने कोई बात बोल दिया, हरमिंदर अपनी चापलूसी में हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है। यू शुड डेफिनेटली क्रिटिसाइज, इट इज योर ड्यूटी टू क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो हमें कमियां कैसे पता चलेंगी? कल को हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, स्कीम लॉन्च करेंगे, पॉलिसी लॉन्च करेंगे, फेल हो जाएगी, फिर सोचोगे कि क्यों फेल हो गई, तो भैया अभी क्रिटिसाइज करवा लो ना। तो ये बहुत ही जरूरी है, ऑर्गेनाइज्ड वे में बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज्ड वे में ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाती हैं एंड ऑपोजिट व्यूज को जनरेट करवाती हैं कि हम हमें क्रिटिसाइज करो, तुम अपने ही लोगों से खुद को क्रिटिसाइज कराते हैं जान पूछ के, तुम्हारा काम ही क्रिटिसाइज करना, राइट। तो क्रिटिसाइज किस तरह से करना चाहिए एंड क्रिटिसिज्म को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ताकि फाइनली क्रिटिसिज्म का, डिबेट का, डिस्कशन का एम कभी भी अपनी बात ऊंची रखना नहीं होता है, बल्कि दोनों पक्षों के, अलग अलग पक्षों की बात को समझ के एक आंसर पे रीच करना होता है। अगर आपको एक पॉलिटिकल पार्टी पसंद है या आपको आपको एक पर्टिकुलर पॉलिसी पसंद है एंड आप उसके फेवर में पॉइंट लिखे जा रहे हो, देन यू आर 100% बायस्ड, आप कोई प्रोग्रेस कर ही नहीं पाओगे। रादर आप चार ऑपोजिट थिंकिंग वाले लोगों से बातें करो एंड सारी बातों से जो कंक्लूजन निकलेगा उसके बेसिस पे पॉलिसी बनाओ, दैट इज द राइट वे। और ये चीज बच्चों में, स्पेशली कॉलेज के लोगों में सिखाना बचपन से, मतलब शुरू से बहुत जरूरी चीज होती है, ठीक है। फोस्टर्स डायलॉग, इसमें दिया है कि ये सब चीजें क्यों जरूरी हैं, कि यूनिवर्सिटी से क्या रोल होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह में, डिबेट डिस्कशन में, तो उसमें दिया होगा इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें बात करना लोगों को सिखाया जाता है कि आप सेफ एनवायरनमेंट में आराम से तरीके से, एक सभ्य नागरिक के तरीके से ऑपोजिंग व्यूज को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। और हैंडल का मतलब ये नहीं कि आप उसको अपोज कर सकते हैं, बल्कि उसको समझ सकते हैं, ठीक है। इट बिल्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कब बनती है? जब ऑपोजिट व्यू समझेंगे एंड अपनी बात को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, करेक्ट करेंगे सामने वाली बात को, सामने वाले की बात को तवज्जो देने के लिए। इट चेक्स पावर, क्योंकि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो सरकार मतलब तानाशाह की तरह रूल ना करे उस चीज को रोकने के लिए एंड समाज से रूढ़वादिता को हटाने के लिए आपको क्वेश्चन करना जरूरी है। क्वेश्चन कौन करेगा? कोई 40-50 साल का इंसान क्वेश्चन करेगा? नहीं, यूथ क्वेश्चन करता है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। नर्चर्स लीडरशिप, जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने, जिसमें वो सोशल रिफॉर्म्स वगैरह शुरू करे थे, आपको क्या लग रहा है जब वो बहुत बड़े नेता बन गए थे, 50-60 साल के हो गए, तब उन लोगों ने शुरू करी थी सारी चीजें कि चलो हम सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे? नहीं, उनको बचपन से चुल थी, एकदम यंग एज से, तभी वो ये सब चीजें अचीव कर पाए थे, ठीक है। नर्चर्स लीडरशिप। और जब आप कॉलेज टाइम से ही ये सारे काम करने शुरू करोगे, तभी आप बड़े नेता बन पाओगे। इंडिया में जितने बड़े नेता हैं, मैक्सिमम लोगों ने अपने कॉलेज डेज से ही पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी, ठीक है। हालांकि जो बेस्ट पॉलिटिशियन है इंडिया के, उनकी मुझे कोई फोटो वगैरह या न्यूज मिली नहीं कि उन्होंने कॉलेज में कौन से कैंपस में पढ़ रहे थे एंड कौन से स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे वो। जेटली जी का तो काफी जिक्र है, बट पता नहीं मोदी जी का मिला ही नहीं मुझे, कुछ ढूंढा मैंने। चैलेंज टू फ्रीडम फ्री एक्सप्रेशन। प्रॉब्लम्स क्या होती है? पॉलिटिसाइजेशन। पर्पस क्या था? कि स्टूडेंट्स के अंदर ये क्वालिटीज लाई जाए, डिबेट, डिस्कशन, ऑपोजिट व्यूज को समझना, सेल्फ करेक्शन। और होता क्या है? पॉलिटिक्स। कि आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड होंगे, एबीवीपी, एनएसयूआई, जिस मर्जी से होंगे, ठीक है ना, आपका जिम्मेदारी बन जाती है कि आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल व्यूज को सपोर्ट करना है। आपका काम क्या था? क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना। और आप कर क्या रहे हो? एक बात बोली गई है, आप उसको बस सपोर्ट करे जा रहे हो किस तरीके से। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच। अभी भी जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें आईआईटी रुड़की जैसे इंस्टीट्यूट ने सिंपली फरमान निकाल दिया कि कोई बच्चा कुछ नहीं बोलेगा इसके बारे में। क्यों नहीं बोलेगा भाई? डू यू इवन हैव द अथॉरिटी टू चेक कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ट्विटर पे क्या पोस्ट कर रहा हूँ? आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑफिशियल मीन्स टू से एनीथिंग, बट अपने ट्विटर तो यूज कर सकता हूँ ना मैं। उसमें क्या इशू हो रहा है? यू यू डोंट हैव द राइट। कल को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल को मैं आपको कह दूँ कि कल से मेरा कोई स्टूडेंट ट्विटर पे कोई चीज पोस्ट नहीं करेगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अरे मेरे को क्या राइट है यार? दैट इज ओवर रीच। ओवर रीच मीन्स समथिंग विच इज नॉट इन योर रीच, rather still you are trying to achieve it। कंक्लूजन क्या है? कि जैसे अमर्त्य सेन ने कहा था, इंडियंस को आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस बनना चाहिए। बहस तो करो, सवाल तो करो, सवाल ही करना छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? फिर कुछ भी नहीं, राइट।
एंड कैंपस डेमोक्रेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता नहीं होगा शायद, जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार गिराने के लिए ओपनली बोला था स्टूडेंट से कि 1 साल तक पढ़ाई मत करो, कॉलेज छोड़ दो सब लोग। आज की डेट में अगर ऐसा हो जाए तो उस बंदे को पहले तो जूते पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, उसको मीडिया उसका चुम्बन निकाल देगी। अगर आज राहुल गांधी कह दे कि अगले 1 साल के लिए इंडिया के सब स्टूडेंट्स कॉलेजेस मत जाओ, क्यों? 1 साल तक मेरा साथ दो, हम मोदी सरकार गिराएंगे, चलो। मतलब कितनी वाहियात बात लग रही है। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने बोला था तो सबको अच्छा लग रहा था, इमरजेंसी से पहले उसने बोल दिया था। इस तरह की हरकतें होती थी उस टाइम। फिर जब सरकार डंडा करती थी तो लोग कहते थे यार ये तो क्रूर औरत है बड़ी। देखो तो सही यार। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पेट्रियोटिज्म, वाओ। पी, बढ़िया, पता नहीं किसने लिखा है। Politicization of national symbols can transform instruments of unity into sources of social division। अच्छा, नेशनल सिंबल का क्या यूज होता है? यूनिटी दिखाने एक तरीके से कि हम सब एक है, हम सबका सेम सिंबल है ना? लेकिन किस लिए यूज किया जा रहा है इसको? सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए। डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वंदे मातरम। नेशनल सिंबल्स से एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट होती है। वंदे मातरम का हमारे पूर्वजों ने यूज किया था इंडिया को यूनाइट करने के लिए, और हम यूज कर रहे हैं इंडिया को डिवाइड करने के लिए। वो कैसे? वंदे मातरम जो ओरिजिनली लिखी गई थी, वो इसलिए तो नहीं लिखी गई थी कि 100 साल बाद एक ऐसी सरकार आएगी जिसको गाना चाहिए होगा, तुम गाना लिख देते हैं उसके लिए। ऐसा तो नहीं लिखा गया था। जो ऑब्जर्व किया गया वो लिखा गया। क्या ऑब्जर्व किया गया? भाई देखो, उन्होंने सिंपली ये लिखा था, 6 पैराग्राफ में पोएम लिखी थी। पहली 2 पोएम में उन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब किया था, इंडिया को डिस्क्राइब किया कि इंडिया मेरा इतना ब्यूटीफुल है। तो मदर इंडिया की प्रेज करी गई है। एंड लास्ट 4 पैराग्राफ्स में, पैराग्राफ नंबर 3 to 6 में, हिंदू गॉड्स की प्रशंसा करी गई है। अब जब वंदे मातरम का नारा लगता था तो हर कोई पार्टिसिपेट करता था। लेकिन जब 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी बहुत सारे प्रोविंसेस में, एंड कांग्रेस ने मैंडेटरी किया, भाई कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकार ने मैंडेटरी कर दिया कि हम लोग वंदे मातरम गाया करेंगे जब भी कोई सरकारी फंक्शन होगा तो, है ना? सरकारी फंक्शन में वंदे मातरम गाया जाएगा, सरकार हमारी, हम गवाएंगे सब लोगों से। अब प्रॉब्लम ये आई कि क्योंकि वंदे मातरम के जो ये वाले स्टैंजाज हैं 4 to 6, इसमें हिंदू गॉड्स की प्रशंसा है, तो यार मुस्लिम के क्यों गाएंगे इसको? मतलब कल को आप कह दो भाई कि सरकारी फंक्शन में ना कलमा पढ़ा जाएगा, या पार्लियामेंट की हर मीटिंग से पहले कलमा पढ़ा जाएगा, अल्लाह को अकबर बोला जाएगा, सोचो क्या होगा? कोई सेंस है उस बात की? तो कैसे बोल सकते हो कि चलो सब लोग जय माता दी बोलो? बोलना पड़ेगा जी जय माता दी सबको। कोई सेंस है इस बात की? तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो फिर कांग्रेस ने कहा देखो वंदे मातरम तो बोलना पड़ेगा, मुस्लिम्स को बोला, लेकिन जो पहले 2 पैराग्राफ है वो आप जरूर बोलो, उसके बाद के नहीं बोलने तो मत बोलो, ठीक है ना? तो फिर इसमें कहा भी ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, पहले 2 पैराग्राफ बोलने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए 2 पैराग्राफ हमेशा से बोले गए। 1950 में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था एज नेशनल सॉन्ग, तब भी जो गाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो पहले ही 2 पैराग्राफ गाए गए थे, क्योंकि इतनी अकल थी वहां के लोगों के अंदर। लेकिन अब सरकार ने क्या कहा? सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकाल दिया सब लोग पूरा गाना गाएंगे मैंडेटरी। आप मुस्लिम हो, चलो हिंदू गॉड्स की प्रशंसा करो, ये बोला जा रहा है अब। तो वंदे मातरम का यूज किस लिए किया गया था, और अब किस लिए किया जा रहा है? किसके सामने किया जा रहा है? हमारे सामने। हमारे सामने हमें तोड़ा जा रहा है एंड हम चुप हैं, क्यों? अरे अपने ही तो लोग लूट रहे हैं, लूट लो भैया, सड़क पे आके नंगे नाचो, फिर और क्या। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट हो क्या रहा है? फिर ये तो हो रहा है, चुप बैठे रहो सब लोग। Religious imposition. It forces minorities to adopt majority religious practices, corrupt practices. अगर आप आईएएस बन गए, एंड आईएएस बनने के बाद आप अपनी सरकारी कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्राइवेट पर्पस के लिए, अपने किसी नॉन ऑफिशियल पर्पस के लिए जो अलाउड नहीं है, दैट इज अ करप्ट प्रैक्टिस। तो यहाँ पे सरकार पूरी, ये जो पार्टी है पर्टिकुलर, ये भारत सरकार की मशीनरी का यूज कर रही है अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए। दैट इज अ करप्ट प्रैक्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है। आप कैसे किसी को फोर्स कर सकते हो किसी हिंदू देवता की प्रशंसा करने के लिए? कोई सेंस है इस बात की? आप सीधे एक फरमान ही निकाल दो ना, कल से सब लोग को उठते ही गायत्री मंत्र पढ़ना होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसकी ऐसी तैसी। फरमान निकाल दो, ये वही तो, और क्या है ये वही तो चीज है, इट इज मैंडेटरी नाउ। पॉलिटिकल वेपनाइजेशन, जो नेशनल सिंबल्स है जिनसे हमें आजादी मिली, पहले तो आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया आजादी में,
और जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया आप उन्हीं सिंबल्स को छीन के उसको ही आप उल्टा एज ए वेपन यूज कर रहे हो। बढ़िया है यार। दो इंपॉर्टेंट जजमेंट दे सकते हो आप विजॉय इमैनुअल की 1986 में। यहोवाज विटनेस एक छोटा सा रिलीजियस ग्रुप होता है यहोवाज विटनेस। तो तीन बच्चे थे स्कूल में। जब नेशनल एंथम होता था तो जैसे सब लोग खड़े होते हैं वो भी खड़े होते थे अटेंशन में एकदम हिलते डुलते नहीं थे। लेकिन वे मुंह से गाते नहीं थे नेशनल एंथम को। हम एंथम की बात कर रहे हैं वंदे मातरम की बात नहीं कर रहे। नेशनल एंथम जनगण मन को वो लोग गाते नहीं थे। तो आसपास के लोगों ने टीचर्स ने ऑब्जर्व किया उनसे पूछा क्यों नहीं गाते हो तो उन्होंने कहा कि सर हमारा जो धर्म है यहोवाज विटनेस के हम लोग तो इट डज नॉट अलाउ प्रशंसा करना किसी और चीज की। नेशनल एंथम में आप देश की प्रशंसा कर रहे हैं सर हम प्रशंसा नहीं कर सकते। लेकिन आप बेइज्जती भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चुपचाप खड़े हैं अटेंशन में खड़े हैं। आप लोग गा रहे हैं आप लोग गा रहे हैं बस मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ यही फर्क है ना सर। तो कोर्ट में केस चला गया उनको स्कूल से निकाल दिया उनके पेरेंट्स को कोर्ट में गए। तो केरला हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ भी सही बात है ये ऐसे कैसे नहीं गा रहे हैं गवाओ इनसे। मैंने निकाल दो उनको स्कूल से इनको एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए इन लोगों को। गंवार रहेंगे साले पूरी जिंदगी अच्छी बात है। मतलब दैट वाज अ रवैया मतलब कितनी अजीब सी बात लग रही है ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ कौन से जमाने में जी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच इट इंक्लूड्स फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट। आप साइलेंट रह सकते हो कोई नहीं रोक रहा आप चुप रहो। आप अनादर तो नहीं कर रहे ना। आप किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे किसी और को गाने से तो नहीं रोक रहे ना। चुपचाप खड़े हो तो खड़े हो क्या दिक्कत है उसके अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया फैसला दिया। जब केस का नाम भी लिख दोगे ना अगर एग्जामिनर आपको बढ़िया नंबर देगा। सेकेंडली एसआर बोमन केस सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे मैं इसे पूरा लेक्चर दे सकता हूँ क्यों है। नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी और देश के टुकड़े हो जाएंगे राइट। एंड इसमें क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट ने इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है जो नॉन सेक्युलर पॉलिसीज अपना रही है देश को तोड़ रही है सोसाइटी को तोड़ रही है तो आप उस सरकार को हटा सकते हो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। सिंबल्स सिग्निफाई कलेक्टिव आइडेंटिटी। उनको अगर आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो मतलब आप लिटरली देश को तोड़ रहे हो। ठीक है। तो मैंडेटरी रिलीजियस वर्सेस नेशनल सिंबल मतलब ये तो बहुत ही कितनी कितनी गलत बात है ये। रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट फ्रॉम सिविक नेशनलिज्म टू मेजोरिटेरियन कल्चरल हेजेमनी। ठीक है। अब यहाँ पे एडिटोरियल क्या है एडिटोरियल कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि अब मतलब जो भावना मैं समझ पा रहा हूँ इसको पढ़ के वो भावना ये है कि कितना बढ़िया था वंदे मातरम कितनी बढ़िया चीज है वंदे मातरम। लेकिन अब सरकार ने उसी को गलत तरीके से यूज कर लिया सरकार। ठीक है ना। तो मे बी वी नीड अ न्यू नेशनल सॉन्ग एक नया सॉन्ग चाहिए होगा हमें पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए। पहले तो वंदे मातरम सब लोग खुशी खुशी बोलते थे। ठीक है ना। दिक्कत कब होनी शुरू हुई जब 10 साल से लोगों ने उंगली करनी शुरू करी। अरे पूरा गाओ। अरे किसी को पहले एक पैराग्राफ भी नहीं आता खुद को लेकिन बाकी लोगों को फोर्स करें पूरा गाओ 6 गाओ क्यों हम चाहते हैं तुम्हारे मुंह से जय श्री राम निकले। दैट इज द मेंटेलिटी। तो भी ऑथर ये कह रहा है भाई ये जो उन्होंने पूरा बेकार कर दिया ना वंदे मातरम को। अभी वंदे मातरम बोलते हुए मतलब मुझे लग रहा है ऑथर को दिक्कत आई इसलिए कह रहा है मैं नया नेशनल सॉन्ग टाइप में कोई चीज चाहिए होगी जिससे हम अपनी देशभक्ति दिखा सकें जैसे पहले के लोग सारे जहां से अच्छा साथ ही हाथ बढ़ाना इस तरह की भाईचारा बढ़ाने वाली चीजें गाते थे। लेकिन अब वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। ठीक है ना। पहले क्या था कि पेट्रियाटिक फिल्म्स आती थी जैसे बॉर्डर आई थी 30 साल पहले। अभी रिसेंटली बॉर्डर 2 आई है दोनों का रिव्यू पढ़ना बहुत फर्क है दोनों में। पहले वाली बॉर्डर में तो ऐसा तक गाना था एक लास्ट में था गाना मेरे दुश्मन मेरे भाई। ये गाना था। आज की डेट में को बोल के दिखाए मेरे दुश्मन मेरे भाई कहेंगे बेटा पाकिस्तान भाग कर राइट। और अब कैसी मूवी आई है बॉर्डर 2 पूरा जिंगोइज्म के ऊपर है। ठीक है ना। तो मूवीज में फर्क आ गया है गानों में फर्क आ गया है। और कई ऐसे लोग हैं जैसे दलित आदिवासी हैं विमेन हैं जिनकी आवाजें पहले दबी रही। तो अगर हमें कोई नया गाना बनाना है तो इन सब लोगों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा इनके कंसर्न्स को भी हमें दिखाना होगा उस गाने के। बस। ठीक है यही है सब क्या